अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग एक्यूट पैंक्रेटाइटिस को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर, प्रोग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल से बात की। आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है पेंक्रियाज के रिलेटेड, जो कि सर्जरी के हिसाब से है, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी हो सकती हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के साथ। तो उसमें मैंने इनको लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हम इनकी डिटेल में जाते हैं कि किस तरह कौन सी कॉम्प्लिकेशन डिवेल्प हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्प्लिकेशंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अर्ली कॉम्प्लिकेशंस और फिर है लेट कॉम्प्लिकेशंस। जो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस है, जो ही पैंक्रेटाइटिस होगा उसी वक्त ये अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज। लेकिन जो लेट कॉम्प्लिकेशन है, लेट कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसके काफी अर्सा बाद, फॉर एग्जांपल 6 मंथ बाद आ सकती हैं अगर कोई पैंक्रियाटाइटिस के साथ पेशेंट घूम रहा है तो उसके अंदर। ठीक है, तो अर्ली के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हाइपोकैल्सीमिया। जब हम लोग काजिस को डिस्कस कर रहे थे कि काजिस क्या क्या हो सकती हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की, तो उस चीज के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाइपर कैल्सीमिया है, मतलब कैल्शियम लेवल जो इंक्रीज है, वो पैंक्रेटाइटिस करवाता है। ठीक है, अगर कैल्शियम लेवल इंक्रीज है तो वो किस तरह पैंक्रेटाइटिस करवाता है, वो इस तरह हम लोगों ने बात की थी कि ये जो जाके जो सेल्स हैं उनको हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, हाइपर एक्टिवेट कर देता है, और जो हमारे पास पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो जाता है। इसकी अगर पैथोजेनेसिस आपको नहीं पता तो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह कैल्शियम जो है वो डेवलप कर रहा था पैंक्रेटाइटिस को। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि फर्स्टली जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज होता है। कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाए तो ये पैंक्रेटाइटिस करवा देता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर पैंक्रेटाइटिस हो जाए तो हम लोगों ने बात की थी कि ब्लड के अंदर प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज, ये जो एंजाइम है ये ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो तीनों एंजाइम है ये ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए तो इनकी जो हमने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए थे कि किस तरह ये जो है हर चीज को जाकर डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीन को, जितनी भी प्रोटीन्स घूम रही होती है हमारे ब्लड के अंदर, ये जाकर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो प्रोटीएज है ये प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, अमाइलेज जो है जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। लाइपेज जो है जितने भी लिपिड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस जो हाइपोकैल्सीमिया की डेवलपमेंट है इसके अंदर मेनली हमारे पास जो अमल दखल है या हमारे पास जो रीजन है वो लाइपेज कर रही है। ठीक है, लाइपेज क्या काम कर रहा है? लाइपेज जो है ये हमारी ब्लड के अंदर जितने फैटी एसिड्स घूम रहे होते हैं उनको तोड़ देता है। ठीक है, फैटी एसिड्स को, जब फैटी एसिड्स टूट जाएंगे और ये जो है आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर फैटी एसिड चेंज हो जाएंगे। ये आयोनाइज्ड जो फैटी एसिड्स हैं ये कैल्शियम के साथ बाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैल्शियम के साथ जब ये बाइंड करेंगे तो उसके बाद जो फ्री कैल्शियम है हमारे ब्लड के अंदर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब फ्री कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, उससे जब हम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे तो वो हमें डिक्रीज मिलेगा, और जितने भी परफॉर्म फंक्शंस कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कर रही है वो सारे के सारे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर कि किस तरह हाइपोकैल्सीमिया जो है वो डेवलप होता है किसी भी पेशेंट के अंदर जो कि पैंक्रेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हाइपोकैल्सीमिया होगा तो इसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर टू साइन पॉजिटिव होंगे। एक को कहते हैं चिविस्टिक साइन, एक को कहते हैं ट्रोजियस साइन। ये साइंस जो है ये हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ही डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जस्ट इतना याद रख लें कि फर्स्ट, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल cause pancreatitis. After pancreatitis there is a complication in which calcium level decrease. ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास शॉक। कोई भी पेशेंट जो है वो शॉक के अंदर क्यों चला जाता है जो पैंक्रेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है? तो कोई भी पेशेंट जो पैंक्रेटाइटिस के साथ प्रेजेंट करता है वो शॉक में इस वजह से जाता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फॉर एग्जांपल हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी एंडोथेलियम लेयर होती है, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, एंडोथेलियल लेयर होती है ब्लड वेसल के अंदर वाली साइड पे। ठीक है, और उसके जो नीचे है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये जो नीचे मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, तो सीन क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली टू स्पेसेस होती हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड वेसल, ठीक है, और सेकंड को हम कहते हैं सेल। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सेल पड़ा हुआ है। ये टू स्पेसेस होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो अकामुलेट हो सकता है, या सेल के अंदर होता है या ब्लड वेसल के अंदर होता है। इंटरस्टिशियम के अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होता। बट जब ये जो हमारे पास प्रोटीएज है, प्रोटीएज आकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है।
जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये भी तो एक प्रोटीन है, ये आकर प्रोटीएज हमारे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगी और यहाँ से जो फ्लूइड है वो लीक होके इंटस्टिशियम में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटस्टिशियम जो है नॉर्मली इसके अंदर थोड़ा फ्लूइड होता है, लेकिन जो हमारे पास ब्रेन है उसके साइडों पे जो हमारे पास पेरिटोनियम है उसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां जहां भी उसको स्पेस मिलेगी वहां पे वो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेरिकार्डियम के अंदर हो जाएगा, लंग्स के अराउंड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सारा फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होगा इसको हम कहते हैं थर्ड स्पेसिंग। ठीक है, थर्ड स्पेस के अंदर कलेक्ट हो रहा है ना, ब्लड वेसल फर्स्ट स्पेस, सेल सेकंड स्पेस और थर्ड स्पेस जो है वो थर्ड स्पेसिंग के अंदर अगर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, सॉरी जो ब्लड वेसल है उनके अंदर ब्लड कम हो जाएगा, तो उस वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपरली ब्रेन को नहीं मिल पाएगा और पेशेंट शॉक के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो डिटेल सारी की सारी शॉक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर का क्या मतलब है? यही जो फिनोमिना है सेम एज दैट अगर हम अप्लाई कर दें किडनीज के ऊपर। देखें किडनीज के अंदर भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, देखें यहाँ पे आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, आगे कैपिलरीज हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज हो गई और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है हमारे पास पड़ा हुआ है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल से यहाँ से फ्लूइड जो है फिल्टर होकर जाता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है और बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने कहा प्रोटीएज जो है वो आकर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। सेम एज दैट यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज होगी और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड जाना स्टार्ट हो जाएगा और नॉर्मली जो फ्लूइड यहाँ से पास हो रहा था उसके अंदर आरबीसीज और ज्यादा प्रोटीन्स लॉस नहीं हो रहा था। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये जो फिल्टर वाली जगह है ये फिल्टर ही ना रहे, फिल्टर ही खराब हो जाए, तो जितना भी फ्लूइड आ रहा है वो सारा का सारा यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फ्लूइड जो है वो यूरिन में जाएगा और इस वजह से जो हमारे पास पेशेंट है वो प्रेजेंट करेगा हीमाचूरिया के साथ, मतलब जो ब्लड है उसके यूरिन में आ रहा होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। ठीक है, ये इसकी अलग से कंप्लीट डिटेल है, उसको भी हम रेनल सिस्टम के अंदर ही डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है डीआईसी। डीआईसी होता है डिसिमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली टॉपिक है हमारा हीमाटोलॉजी का। इसके अंदर कंजप्शन हो जाती है हमारे प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स आपको पता है ये भी एक किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। जो प्लेटलेट्स हैं ये सारे के सारे प्रोटीएज की वजह से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे और हमारे पास कंज्यूम या डिक्रीज हो जाएंगे या हम कह सकते हैं कंज्यूम हो जाएंगे। अगर डीआईसी के बारे में कोई एक लाइन पूछे तो आपने कहना है दिस इज कंजप्टिव कोआगुलोपैथी। ठीक है, प्लेटलेट्स टूटेंगे, जहां पे प्लेटलेट्स टूटना स्टार्ट हो जाए वहां पे थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाता है, वो और प्लेटलेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या फिनोमिना होते हैं इनको हम हीमाटोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना याद रखें कि जो डीआईसी है डिसमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोआगुलेशन, इसके अंदर प्लेटलेट्स जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड वेसल के अंदर जगह जगह थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट या एआरडीएस इसको हम कहते हैं। ठीक है, एआरडीएस कैसे डेवलप होता है? बेसिकली इसके अंदर ऐसा होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन कंटेंट बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है एआरडीएस के अंदर। ठीक है, बट फिर सेकंड सीन क्या होता है? सेकंड सीन ये होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल है या पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर एल्व्यूलाई है और ये नीचे कैपिलरीज है, तो देखिए यहाँ पे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो क्या होगा? जो फ्लूइड है वो यहाँ से इस तरफ एल्व्यूलाई के अंदर मूव कर देगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स जो हैं वो इधर अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये सारा का सारा फ्लूइड जो है वो एल्व्यूलाई के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो हम इस कंडीशन को कहते हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एआरडीएस। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ये बहुत ही इजी चीज है और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, लेकिन अब तक के लिए इतना याद रखें एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया, क्लियर? फिर ये है हमारे पास अर्ली कॉम्प्लिकेशन। देन हम मूव करते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। लेट कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सिंपल चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना है कि जो फॉर एग्जांपल एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है वो बहुत अरसे तक पैंक्रेटाइटिस के साथ ही रहे तो उसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसको क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस डेवलप हो गया है तो उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद उसके अंदर एब्सेस भी बन सकती है। बेसिकली एब्सेस क्या होती है?
एब्सेस ये होता है कि फॉर एग्जांपल पस जो है वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी स्पेस के अंदर, ठीक है। पैंक्रियाटिक अब्सेस जो है वो बन सकती है। हम लोगों ने लास्ट जो ट्रीटमेंट बात के बारे में बात कर रहे थे वहां भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल एब्सेस बन जाए तो इस कंडीशन के अंदर हमने सर्जरी करनी होती है, ठीक है। तो सर्जरी करके हमने जो एब्सेस है उसको रिमूव कर देना होता है बॉडी से, ठीक है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटिक एब्सेस और पैंक्रियाटिक फिस्टुला। फिस्टुला होता है कोई भी अबनॉर्मल कनेक्शन कोई भी दो ल्यूमन के दरमियान, ठीक है। तो ये सारी की ये तीनों इंडिकेशन होती है सर्जरी की। तो ये जो है ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट कॉम्प्लिकेशन है सूडोसिस्ट। सूडोसिस्ट का क्या मतलब होता है? सूडोसिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा इन्फ्लामेटरी फ्लूइड होता है ना वो अकामुलेट होना शुरू हो जाता है किसी भी स्पेस के अंदर, ठीक है। आपको पता है जो हमारा स्टोमिक है ना उसके बिल्कुल पोस्टीरियो इंफीरियर साइड पे ना पड़ी हुई है पेंक्रियाज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टोमिक है और स्टोमिक के जो है सॉरी ये जो स्टोमिक है ना इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे ना यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है पेंक्रियाज। ये इस तरह कुछ उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, यहाँ पे। तो बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे इसके जो है ना पोस्टीरियो इंफीरियर साइड पे इसकी पड़ी हुई है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज और जो हमारा स्टोमिक है उसके दरमियान एक स्पेस होती है, ठीक है। उस स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है पेंक्रियाटाइटिस का वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या इसके अलावा आपको पता है यहाँ नीचे से गुजरा है ट्रांसफर कोलोन, ठीक है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन या पेंक्रियाज के दरमियान में जो स्पेस है यहाँ पे भी जो फ्लूइड है वो अकामुलेट होना स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है इस तरफ लिवर पड़ा है, लिवर और पेंक्रियाज के दरमियान जो है वो भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सूडोसिस्ट, ठीक है। सूडोसिस्ट क्या होता है? ये कलेक्शन होता है इन्फ्लामेटरी फ्लूइड का पेंक्रियाज और स्टोमिक के दरमियान, ट्रांसफर कोलोन और पेंक्रियाज के दरमियान, या हमारे पास पेंक्रियाज और लिवर के दरमियान। तो ये एक इन्फ्लामेटरी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो पेशेंट है ये प्रेजेंट इस तरह करेगा कि वो कहेगा कि 5 से 7 दिन पहले 5 to 7 days अगो जो पेशेंट था उसने पैंक्रियाटाइटिस को डेवलप किया, ठीक है। उसके अंदर पैंक्रियाटाइटिस हुई, उसके बाद देन उसकी जो एपिगैस्ट्रियम है ना, एपिगैस्ट्रियम होता है जो कि अम्बेलिकस से ऊपर वाला रीजन होता है एब्डोमेन के ऊपर। ये फॉर एग्जांपल अम्बेलिकस है और यहाँ ऊपर वाला जो इसको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। तो एपिगैस्ट्रियम के अंदर उसको स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, सूजी हुई जगह होगी। तो ये जो है ना वो आके कहेगा कि ये जो इस जगह पे हमें मुझे स्वेलिंग है, ये पेन हो रहा है, 5 से 7 दिन पहले पैंक्रियाटाइटिस हुआ था। पेशेंट तो पैंक्रियाटाइटिस नहीं कहेगा लेकिन आपने इसको डायग्नोज करना है कि पैंक्रियाटाइटिस हुआ है 5 से 7 दिन पहले। अभी जो है उसके अंदर सूडोसिस्ट डेवलप हो गई है। ये वाली जगह पे जो है वो आपको मैस सा दिखाई देगा और जो मैस है वो इमोबाइल होगा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और उसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी फिर्म होंगे। फिर्म का मतलब होता है प्लेन होंगे, ठीक है। तो प्लेन बॉर्डर्स के साथ एक बंदा एपिगैस्ट्रियम के अंदर ऊपर स्वेलिंग लेके आ रहा है और कहता है कि 5 से 7 दिन पहले मुझे पेन हुआ था इसी जगह पर, और जो पेन है वो रेडिएट कर रहा था बैक साइड के ऊपर, ठीक है। तो वो हम लोगों ने गेस करना होता है कि दिस इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड नाउ ही डेवलप्ड सूडोसिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो जिस तरह डायग्नोज हम लोगों ने पैंक्रियाज का डायग्नोज किया था सेम एज दैट ये जो सूडोसिस्ट है इसका डायग्नोज भी हम लोग सीटी स्कैन के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन करेंगे और हम लोग इसको ट्राई करेंगे डायग्नोज कंफर्म करने के, ठीक है। इसके ऊपर कंफर्म हो भी जाता है। देन अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें सूडोसिस्ट के ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने जो ट्रीटमेंट है उसको देखना होता है कि जो हमारे पास सिस्ट बनी हुई है उसका साइज क्या है। अगर तो फॉर एग्जांपल उसका साइज जो है वो लेस देन 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेस देन 6 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों ने उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देना होता है। कंजर्वेटिव क्या होता है? उसको एनपीओ कर देना होता है, आईवी फ्लूइड देने होते हैं, एंटीबायोटिक देना होता है। ये कंजर्वेटिव जो ट्रीटमेंट है ये सारा हम लोगों ने पैंक्रियाटाइटिस के साथ डिस्कस किया है। फिर सेकेंड थिंग ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो है साइज इसका मोर देन 6 सेंटीमीटर हो गया है तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है? इस कंडीशन में हमने ऐसा करना है कि उसको हमने सर्जरी की तरफ मूव करवा देना है। इसको हम कहते हैं सिस्टोगैस्ट्रेक्टमी, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी। जो सिस्ट है उसको हम निकाल देते हैं। ये निकालते कैसे हैं? एंडोस्कोप के थ्रू निकालते हैं, या एक और इसी के साथ और प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टो जियोजिनेक्टोमी। जियोजिनम आपको पता है ये वो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का ना, तो जियोजिनेक्टोमी कर देते हैं और उस कंडीशन के अंदर भी हम इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों को दोनों प्रोसीजर जो है एंडोस्कोपिक मेथड के थ्रू किए जाते हैं। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस।
ठीक है, जो कि डेवलप हो जाती है। अर्ली कॉम्प्लिकेशन उसी वक्त डेवलप हो जाती हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन बाद में कभी भी डेवलप हो सकती हैं, वो कुछ टाइम ले सकती हैं, 5 to 6 डेज भी ले सकती हैं, और इवन दैट 5 to 6 मंथ भी ले सकती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड पैंक्रियाटाइटिस कॉम्प्लिकेशंस। अगर यहाँ तक कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड कर दूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।